हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्या बात कर रहे हो दादा? तुम्हें मालूम है कि अगर यह बात बड़ी माँ को पता चल गई तो गजब हो जाएगा। सौरभ की बात सुनकर सुरभि ऊपर से नीचे तक कांप गई थी। जानता हूँ, पर मैं भी क्या करूँ? तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए था। क्या पागलों जैसी बात करती है? यह बात कहीं सोच समझ कर करी जाती है। वो तो ठीक है दादा, पर सोच लो, पूरे घर में हंगामा हो जाएगा। तुम्हारे आने की सारी खुशी उड़नछू हो जाएगी। मैंने बहुत सोचा, पर मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बस मैं इतना जानता हूँ कि मैं वचन दे चुका हूँ और मैं इसमें कोई समझौता नहीं करने वाला। सुरभि अपने बड़े भाई को अच्छी तरह जानती थी कि उसने अगर ठान ली है तो वह टस से मस नहीं होगा। ठाकुरों का खून है उसकी रगों में। उधर उसे बड़ी माँ का भी डर लगा था। अगर उनको पता चला तो वह अपनी जान दे देंगी, पर हालात से समझौता ना करेंगी। आखिर वह भी ठाकुर खानदान की बहू है। दादा, तुम्हारे आने की खुशी में तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि यहाँ क्या क्या हो रहा है? सब खुशियों पर पानी फिर जाएगा। बाबा ने तो तुम्हारी शादी तय करने के लिए बात करना भी शुरू कर दी है। उनसे क्या कहोगे? उनसे कह दूंगा कि अभी आगे और पढ़ाई करनी है, और देख, किसी और को अभी कुछ ना बताना, ठीक है? पर मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। मुझे तो बड़ी माँ काट कर बड़े ताल में फिकवा देंगी, ठीक है? सौरभ डॉक्टर बनकर 4 साल बाद अपने कॉलेज के कैंप के साथ गांव आया था। सरकार की योजना के अनुसार प्रत्येक मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरों की छोटी छोटी टोलियों को गर्मियों की छुट्टियों में गांव में जाकर 15 दिन का कैंप लगाकर मुफ्त इलाज करना था। सौरभ ने जानबूझकर इस काम के लिए अपना ही गांव चुना था। ठाकुर साहब की हवेली अंग्रेजों के जमाने से सिर उठाए खड़ी थी और आजादी के 70 वर्ष बाद भी उनका पूरे गांव में वही दबदबा था। सौरभ के आने की खुशी में पूरे गांव में धूम थी। बड़ी माँ यानी सौरभ की दादी ने तो मारे खुशी के पूरा गांव आसमान पर उठा रखा था। आखिर उनका सबसे बड़ा पोता डॉक्टर बनकर गांव में मुफ्त इलाज करने आ रहा था। पूरी टोली के ठहरने का प्रबंध ठाकुर साहब की हवेली के बाहर वाले घर में किया गया था। घर वापस आने की खुशी सौरभ को भी थी, पर नेहा को लेकर वह बहुत असमंजस में था। घर में वह सबको राजी कर सकता था, सिर्फ बड़ी माँ को छोड़कर। नेहा प्रथम वर्ष मेडिकल की छात्रा थी। कॉलेज में रैगिंग के समय सौरभ ने उसको कई बार बचाया था। सौरभ का रक्षात्मक रवैया और नेहा की सादगी दोनों को एक दूसरे के करीब लाते गए, और ना जाने कब दोनों एक दूसरे के दिलों में समा गए। नेहा को तो यकीन ही नहीं होता था कि कोई लड़का, और वो भी सौरभ जैसा, कभी उसकी तरफ ध्यान भी देगा। उसके साथ की लड़कियों में सबसे साधारण दिखने वाली लड़की वही थी, मगर उसके सादगी से भरे व्यवहार ने सौरभ का मन मोह लिया था। दोनों ने विवाह का फैसला भी कर लिया था। नेहा के घर वाले भी इसके लिए राजी थे। बस रुकावट थी तो एक बड़ी माँ, और सौरभ यह जानता था कि अपने जीते जी तो बड़ी माँ इस विवाह के लिए राजी होने वाली नहीं, क्योंकि वह लोग ठाकुर थे और नेहा छोटी जात की थी। सौरभ जानता था कि उसके पिताजी या माताजी जात पात में विश्वास नहीं रखते। उन्हें तो बस सौरभ की पसंद मालूम होनी चाहिए। पर बड़ी माँ बहुत ही पुराने विचारों की थी। बाहर के लोग तो दूर, अपने घर वालों से भी छुआछूत करती थी। नहाकर निकलेंगी तो जब तक पूजा ना कर ले कोई उनको छू भी नहीं सकता। नहाने के बाद उतारे हुए कपड़े खुद भी नहीं छूती थी जब तक पूजा ना कर ले। एक प्याला चाय भी उनके लिए कोई नहाने के बाद ही बना सकता था। घर के नौकर चाकर भी जाति देखकर ही रखे जाते थे। यहाँ तक कि डॉक्टर के पास जाने से पहले वह उसकी जात पूछ लेती थी। बहुत ही दकियनूसी थी बड़ी माँ। बात बात में नजर उतारना, टोटके करना उनकी दिनचर्या थी। गांव आने के बाद से सौरभ असमंजस में था कि मन की बात किससे कहे। रोज सवेरे वो हिम्मत जुटाता
और शाम होते होते उसकी हिम्मत जवाब दे जाती। इसी ऊहापोह में 2 दिन गुजर गए। सौरभ को लगा कि अगर वह ऐसे ही हिम्मत हारता रहा तो उसके गांव से वापस जाने के दिन पास आ जाएंगे। आखिर उसने अपनी छोटी बहन सुरभि को ही चुना। सुरभि उससे 4 साल छोटी थी, पर थी बहुत ही समझदार। अपनी छोटी बहन की प्रतिक्रिया पर उसे कोई आश्चर्य न हुआ। पूरे घर में किसी की हिम्मत ना थी कि बड़ी माँ के खिलाफ जा सके। आज भी उनके बोलने का तरीका, चाल ढाल, पहनावे और रहन सहन में जमींदारी की छाप थी। गांव के अस्पताल से वक्त मिला तो सौरभ गांव घूमने निकल गया। गांव के अनेक लोगों से मिला। गांव के प्रधान, मुखिया, मास्टर जी, महंत जी वगैरह। मास्टर जी ने हवेली के सारे बच्चों को बचपन से ही पढ़ाया था और महंत जी के पुरखे पीढ़ियों से ठाकुर खानदान के कुल पुरोहित रहे थे। हवेली के अंदर ही एक बड़ा सा देवी माँ का 100-150 साल पुराना मंदिर था, जिसकी देखरेख महंत जी ही करते थे। पूरे गांव में महंत जी ही ठाकुर खानदान के सबसे निकट थे। सबकी कुंडलियां बाँचना, पूजा कराना, व्रत कराना इत्यादि उनके ही हाथ में था। परिवार के अधिकतर लोगों का बचपन महंत जी की गोद में खेलकर गुजरा था। सौरभ को देखकर उनको अत्यधिक प्रसन्नता हुई। देर शाम तक उसे अपने पास बैठाकर उससे बातें करते रहे। हवेली तक लौटते लौटते शाम हो गई। पहुंचते ही ठाकुर साहब ने सबको बुलावा भेजा। उस दिन पहली बार परिवार के सारे सदस्य डॉक्टरों की टोली से मिलने वाले थे। टोली की सारी लड़कियां जीन्स और टी शर्ट या सलवार सूट में थी। सिर्फ नेहा को छोड़कर। उसने एक सादी सी साड़ी पहनी हुई थी और एक चोटी में बहुत प्यारी लग रही थी। सब डॉक्टरों ने तो नमस्ते करी, पर नेहा ने सिर ढककर सर्वदीर्घ जनों के पैर छुए। बड़ी माँ थोड़ा सकुचाई और पूछा, अरे यह पैर वैर क्यों छू रही है? मुझे मेरे पिताजी ने यही सिखाया है कि बड़ों के पैर छूने से उनका आशीर्वाद सदा हमारे ऊपर बना रहता है। एक ही जवाब में बड़ों की दीर्घायु की भी बात कही गई थी। बड़ी माँ तो भावुक हो गई। तुरंत सौरभ की माँ से बोली, हे बिमला, देख तो इस छोटी सी लड़की को, डॉक्टरी पढ़ी है पर अपने पुराने रीति रिवाज नहीं भूली। जितनी लड़कियां आई हैं उन सब में अलग है। घर के नौकरों से भी आप करके ही बात कर रही है। जरूर किसी बड़े खानदान की लड़की है। अगले दिन बड़े सवेरे सदा की भांति जब बड़ी माँ हवेली के मंदिर में पहुंची तो नेहा को वहां देखकर चौंक गई। नेहा नहा धोकर पूजा करने आई हुई थी। तू तो बड़ी पूजा पाठ वाली है री। नेहा मुस्कुरा दी। तुझे हमारा गांव कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लगता है जैसे मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। प्रकृति के कितना करीब आ जाते हैं गांव में आकर। बात करते करते बड़ी माँ पूजा की थाली में माचिस ढूंढने लगी। नेहा ने तुरंत मूर्ति के पीछे बने छोटे से आले से माचिस निकाल कर दे दी। तुझे कैसे मालूम कि मूर्ति के पीछे एक आला बना है और उसमें मैं हमेशा एक माचिस छुपा कर रखती हूँ? पता नहीं, मुझे लगा यहीं रखी होगी। बड़ी माँ ने दिए और अगरबत्ती जलाकर पूजा शुरू कर दी। नेहा उनके पीछे ही हाथ जोड़कर आंखें मूंद कर बैठ गई। पूजा पूरी करके बड़ी माँ ने पूछा, तू पहले भी कभी इस गांव में आ चुकी है? नहीं, शायद बचपन में भी नहीं, मगर अब यहाँ आकर ऐसा लगा जैसे मैं यहीं की रहने वाली हूँ और यहाँ की हर बात जानती हूँ। बड़ी माँ ने नेहा को घूर कर देखा। और क्या जानती है तू यहाँ के बारे में? लगता है बहुत कुछ। जहाँ जहाँ जा रही हूँ ऐसा लगता है पुरानी यादों की परतें खुलती जा रही है। नेहा कुछ खोई खोई सी बोल रही थी। यह मंदिर 100 साल पहले बना था। मंदिर में एक गर्भगृह है जहाँ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता गुप्त कमरे में जाता है जहाँ अंग्रेजों के जमाने में आजादी के मतवालों को छुपा कर रखा जाता था, और दूसरा अन्य कमरे में जाता है जहां अपनी जमींदारी का कोषागार हुआ करता था। बोलिए, सही कहा मैंने? नेहा के इस जवाब पर बड़ी माँ बुरी तरह चौंकी। बात तो 100% सही थी। तुझे कैसे मालूम? पता नहीं बड़ी माँ, मैं खुद हैरान हूँ।
सवेरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते समय ऐसा लगा जैसे मैं इन सीढ़ियों को पहले भी सैकड़ों बार चढ़ चुकी हूँ, इन पर खेली हूँ। बस ऐसा लगता है जैसे मैंने इस गांव में कई वर्ष गुजारे हैं। यहाँ आने के बाद ऐसा लगा जैसे यहाँ की खुशबू, यहाँ की नमी, यहाँ का वातावरण और यहाँ के लोग सब जाने जाने से हैं। बड़ी माँ उसे अचंभित सा देख रही थी। मंदिर की ऊंचाई से पूरा गांव साफ दिखाई पड़ता था। नेहा ने चारों तरफ गांव पर नजर डाली और बोली, मैं यहीं बैठे बैठे पूरे गांव के बारे में बता सकती हूँ। और चक्की के बगल में ननकू काका का मकान है। काका आला बहुत अच्छा गाते हैं। कई बार हवेली में बुलाकर उनका प्रोग्राम कराया गया है। उसके बगल में टोपी का झोपड़ा है। पूरा गांव उसे टोपी बुलाता है क्योंकि उसका सिर नुकीला है और उस पर कोई टोपी फिट नहीं बैठती है। इसी वजह से टोपी का विवाह नहीं होता था। वो हवेली की भैंसे चराने ले जाता है। आप ही ने बगल के गांव से लड़की पसंद करके उसका विवाह कराया था। उसके बगल में एक बहुत बड़ा कुआं था। वो कहाँ गया? बड़ी माँ हतप्रभ सी उसकी बातें सुन रही थी। उनका मुंह खुला का खुला था। थोड़ी देर बाद उन्होंने नेहा से कहा, तू जो बातें बता रही है वह कम से कम 25 वर्ष पुरानी है। उस कुएं में टोपी की मौत हो गई थी, सो उसे बंद करा दिया गया था। नेहा अस्पताल जाने के लिए वापस आ गई, पर बड़ी माँ वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर चिंतन करती रही। उन्हें नेहा की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कैसे मालूम हुआ होगा इस लड़की को इतना सब? उसे तो हमारे खानदानी कोषागार का रास्ता तक मालूम है, जो खानदान के बाहर शायद ही किसी को मालूम हो। यहाँ तक कि अंग्रेजों से छुपने का गर्भगृह ही अंग्रेजों तक को मालूम नहीं था, फिर इसे कैसे मालूम? मंदिर से नीचे आकर बड़ी माँ ने अपना अंदेशा सौरभ की माँ के आगे रखा। मुझे तो यह कोई पुनर्जन्म का मामला लगता है। सब कुछ ऐसे बता रही थी जैसे वह इस गांव में वर्षों से रह रही हो। आप भी कैसी दकियन उसी बातों में लग गई। पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, वो कहानियों और फिल्मों में ही दिखाया जाता है। जरूर सौरभ ने ही किस्से सुनाए होंगे। हाँ, हो सकता है। बड़ी माँ शांत हो गई पर संतुष्ट ना हुई। शाम को जैसे ही टोली वापस आई, बड़ी माँ ने नेहा को बुलावा भेजा। बिमला, अभी नेहा आएगी तो तेरे सामने सब कहलवाऊंगी, तब तो यकीन आएगा ना तुझे। सब लोग आंगन में ही बैठे थे। जैसे ही नेहा आई, बड़ी माँ ने उसे अपने पास बिठा लिया। अच्छा बता, मुझे खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है? एक ही पल में नेहा ने जवाब दिया, घी में चुपड़ी मक्के की रोटी और मूली का साग। बड़ी माँ ने शान से बिमला की ओर देखा। ठीक बताया, पर अब मैं कहाँ यह सब खा पाती हूँ। मेरे ना तो दांत रहे और ना आंत में पचाने की ताकत। मैं ना कहती थी कि अभी खा लो अम्मा, बाद में बुढ़ापे में जब डॉक्टर बोलेगा कि रोटी का बक्कल और दाल का पानी ही मिलेगा, तो इन सब चीजों के लिए तरसती रहोगी और मेरी रोटी पर नजर लगाओगी। अब चौंकने की बारी बिमला की थी। अनायास ही उनके मुंह से निकला, अरे ऐसे तो सन्नो बोलती थी। बड़ी माँ भी बुरी तरह चौंक गई थी। सन्नो यानी सौरभ के चाचा की मंगेतर। 25 साल पहले बड़ी माँ ने ही उसे पसंद किया था, सौरभ के चाचा के लिए। दिन भर हवेली में उछल कूद करती रहती थी। बड़ी माँ की बहुत चहेती थी और उसे डांटती भी थी। अरे शादी के पहले ही हवेली में उछल कूद करती रहती है। तेरे घर वालों को पता चल गया कि तू दिन भर यहाँ डटी रहती है तो तुझे काट कर फेंक देंगे। और सन्नो भी पूरी शैतानी के साथ जवाब देती थी, काटने दो अम्मा, मर गई तो भूत बनकर भी तुम्हारे आसपास ही मंडराती रहूंगी। अगले जन्म में भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। शादी के 3 दिन पहले ही उसे ज्वर ने ऐसा जकड़ा कि जान लेकर ही गया। गांव में अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध ना थी और ज्वर ने शहर जाने तक का वक्त ही ना दिया। सौरभ के चाचा ने भी फिर कभी विवाह नहीं किया और अंदर ही अंदर घुल घुल कर उम्र से पहले ही संसार त्याग दिया। बड़ी माँ को इस बात का बहुत सदमा पहुंचा था। सन्नो तो उनकी जान थी। आज इतने वर्षों के बाद जैसे किसी ने उनकी सोई हुई यादों को झकझोर दिया।
क्या बोली तू, जरा फिर से तो बोलना। बड़ी माँ ने नेहा से कहा, पता नहीं बड़ी माँ, अनायास ही मुंह से निकल गया, बुरा लगा हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। नेहा के जाने के बाद बड़ी माँ और बिमला बहुत देर तक इस अनहोनी पर मनन करती रही। बड़ी माँ से ना रहा गया और बोली, मुझे तो लग ही रहा था कि यह पुनर्जन्म का ही मामला है, तू ही नहीं मान रही थी। अब तो मुझे भी लगता है कि यह सन्नो का ही पुनर्जन्म है। वो कहा करती थी कि अगर मर भी गई तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, मेरे ही पास आएगी अगले जन्म में। कच्ची उम्र में मरने वाले अक्सर वापस आ जाते हैं। अगले दिन इतवार था, पूरी टोली की छुट्टी थी। नेहा को छोड़कर सब लोग गांव घूमने चले गए। नेहा हवेली में आ गई। बड़ी माँ पूजा करके लौटी थी। नेहा को देखते ही उनकी बाँछें खिल गई। आजा बेटा, मैं भी पूजा पाठ से खाली हो गई हूँ, तू बैठेगी तो मेरा मन लगा रहेगा। अरे मन लगाने में तो यह बहुत उस्ताद है, गाती बहुत अच्छा है यह बड़ी माँ। पीछे से सौरभ की आवाज आई। वो भी ना जाने कब आकर बड़ी माँ के पीछे खड़ा हो गया था। नेहा थोड़ा शर्मा गई, मगर सबकी जिद के आगे उसकी एक ना चली। नेहा ने एक भजन सुनाया। वहां मौजूद सब लोगों को यकीन ही ना आया। अच्छा गाया वह तो ठीक, मगर दंग होने का कारण यह था कि यही भजन सन्नो भी गाया करती थी। सभी सकते में थे। बड़ी माँ के मुंह से निकल भी गया, यह तो सन्नो। फिर कुछ सोच कर चुप हो गई। सौरभ ने ही खामोशी तोड़ी। ये भजन कहाँ से सीखा तुमने? पता नहीं, माँ कहती है जब मैं बहुत छोटी थी तब से यह भजन गाती आ रही हूँ, किसी ने सिखाया भी नहीं। नेहा ने मासूमियत से जवाब दिया। सब लोग बस अचंभित से नेहा को घूर रहे थे और कुदरत के करिश्मे पर आश्चर्य कर रहे थे। दोपहर में खाना खाने के बाद बड़ी माँ बोली, सब लोग तो आराम करेंगे, पर मेरी बूढ़ी आंखों में नींद कहाँ? तू अगर थकी ना हो तो यहीं रुकी रहे, चौपड़ ले आओ बड़ी माँ, आपको तो बहुत प्रिय है यह खेल। बड़ी माँ को नेहा में सन्नो पुनः दिखाई पड़ी। अरे छोड़, कौन जाएगा लाने को, मुझसे तो इतना चला भी ना जाएगा। अरे आप क्यों जाएंगी, मैं ही ले आती हूँ। और वह दौड़कर बड़ी माँ के कमरे से चौपड़ उठा लाई। तुझे कैसे मालूम कहाँ रखा है? बड़ी माँ ने पूछा। अरे आप हमेशा अपने कमरे की कोने वाली अलमारी में सबसे ऊपर रखती थी। बड़ी माँ को विश्वास हो गया कि नेहा सन्नो का पुनर्जन्म ही है। सन्नो उनके साथ घंटों चौपड़ खेला करती थी और जाने से पहले सब समेट के गिन के उनके कमरे में रख कर आती थी। रात को जब सारे घर वाले इकट्ठा खाना खा रहे थे तो बड़ी माँ ने मन की बात रखी। तुम लोग भले ही मुझे सठियाया हुआ समझो, पर मैं सच कह रही हूँ, ये हमारी सन्नो ही है। बिल्कुल सन्नो की तरह चलती है, उसी की तरह सलीके से कपड़े पहनती है और उसी की तरह बोलती भी है। गांव और हवेली की सारी बातें याद है इसे। बिमला ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अब तो मुझे भी ऐसा ही लगने लगा है। अपने सौरभ के लिए कैसी रहेगी ये? बड़ी माँ की बूढ़ी आंखों में चमक थी। ठाकुर साहब से ना रहा गया। क्या बात करती हैं अम्मा, एक पुनर्जन्म के शक के भरोसे कहीं शादियां तय की जाती हैं? कम से कम खानदान ना सही, जात बिरादरी का तो पता कर लीजिए। एह लो, यह तो मुझसे भी ज्यादा दकिया नुकूसी निकला। अरे यह सन्नो ही है, उसी की आत्मा है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, चाहे वह किसी भी शरीर में प्रवेश कर ले। मेरी सन्नो आज 25 साल बाद मुझे ढूंढती हुई अब मेरे पास आना चाहती है। उसे अब कोई नहीं रोक सकता। मेरा फैसला सुन लो। सौरभ के लिए मैंने नेहा को चुन लिया है और तुम भी सुन लो सौरभ, तुम आगे पढ़ाई करो या ना करो, तुम्हारी शादी मेरी आंखें बंद होने से पहले हो जानी चाहिए, वो भी सन्नो से। मेरा मतलब है नेहा से। बड़ी माँ का फैसला काटने का किसी में भी साहस ना था। ठाकुर साहब ने हिम्मत करके सिर्फ इतना ही कहा, ठीक है अम्मा, जैसा तुम ठीक समझो, पर नेहा की कुछ और परीक्षा भी ले ली जाए। जैसे तुम लोगों की मर्जी, पर कोई भी उसके लिए ना नहीं करेगा। अगले दिन से नेहा को बिना बताए उसकी परीक्षा शुरू हो गई। नेहा प्रत्येक परीक्षा में खरी उतरती गई।
हवेली में कौन सा कमरा कहाँ है, कौन सी चीज कहाँ रखी जाती थी, कौन कौन से रिश्तेदार उसके सामने आया करते थे। गांव के बारे में भी ऐसे सवाल किए गए। नेहा ने सब जगह जा जाकर करीब करीब सारे उत्तर सही दिए। कभी कभी वह जवाब देने में अटकी भी तो उसका कहना था कि जैसे ही वह मंदिर में घंटा बजाती है उसे सब याद आने लगता है। कुछ प्रश्नों के जवाब के लिए उसे मंदिर का घंटा बजाने जाना पड़ा और घंटा बजाकर लौटते ही उसे सब याद आ जाता था। सब देवी माँ की कृपा है, बड़ी माँ बोलती। ठाकुर खानदान को विश्वास हो गया कि नेहा सन्नों का पुनर्जन्म ही है। इस परीक्षा के बाद ठाकुर साहब ने भी हथियार डाल दिए। बिमला से बोले, पुनर्जन्म का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, विश्वास करें या ना करें, मगर वैसे देखे तो नेहा है बहुत प्यारी लड़की। सौरभ के साथ जोड़ी अच्छी है और हमारे परिवार के तौर तरीकों में आराम से खप जाएगी। अम्मा की बात मान लेते हैं, उनके भी अरमान पूरे हो जाएंगे। सौरभ का विवाह धूमधाम से नेहा के साथ हो गया। नेहा के सपने साकार हो गए और सौरभ का नेहा को किया हुआ वादा पूरा हो गया। खानदान की रस्म के अनुसार नई बहू को हवेली में कदम रखते ही पहले मंदिर जाकर कुल देवी को प्रणाम करना होता था। सारा गांव और परिवार के सदस्य नीचे से सौरभ और नेहा को मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते देखते रहे और जोड़ी को सराहते रहे। सबको ईश्वर की इस लीला पर अत्यंत आश्चर्य था। महंत जी ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया। मंदिर में महंत जी को अकेला पाकर सौरभ ने उनसे पूछा, मैं फिर आपसे पूछता हूँ, हमने बड़ी माँ को धोखे में रखकर कोई पाप तो नहीं किया महंत जी? बेटा, ईश्वर में आस्था और अंधविश्वास में बहुत अंतर होता है। प्रभु ने इंसान बनाए हैं, जाति तो मनुष्य ने पैदा की है। भगवान चाहते हैं कि उनके बनाए हर व्यक्ति से प्रेम करो। इसमें जाति पात का कोई स्थान नहीं है। यह गंदे विचार ही समाज की बेड़ियां हैं। बेड़ियों को काटना कोई पाप नहीं होता। हमने तो सिर्फ दकियानूसी लोगों को उन्हीं की भाषा में हल सुझाया है। जो कुछ भी हुआ वह राज हम तीनों के बीच ही रहेगा। फिर नेहा से बोले, और सुन बेटी, वह जो मैंने तुझे हवेली और गांव के इतिहास के बारे में नोट्स दिए थे उन्हें फाड़ कर फेंक देना। खास तौर पर वह भजन जो सन्नो गाया करती थी, अब तुझे उनकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, यदि बाद में भी कोई कठिनाई आए तो मंदिर का घंटा बजाना मत भूलना। सदा की तरह मैं यहाँ जवाब के साथ तैयार रहूंगा। बाकी तो देवी माँ का आशीर्वाद सदा तुम दोनों के साथ बना ही रहेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।